हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट जानकारी, एक इंपॉर्टेंट अपडेट और खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं। और साथ ही ये अपॉर्चुनिटी अक्टूबर स्पेसिफिक क्यों है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो तारीख देख लें, 15 अक्टूबर अर्थात आज की तारीख से ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस हैं ये स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली हिंदी माध्यम की एक बड़ी समस्या रही है वो ये कि भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको जो टेक्निकलिटीज हैं उसे किस प्रकार से डील करा जाए और क्यों ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के लिए होना चाहिए। सबसे पहले तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ज्योग्राफी ऑप्शनल, ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। या ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स को, कुछ डायमेंशंस को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि जरा गौर फरमाइएगा इस बात पर कि यह ऑप्शनल किस तरीके से हिंदी माध्यम के लिए एक रिवॉल्यूशनरी ऑप्शनल हो सकता है। सबसे पहली चीज तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ऑप्शनल इज कि भाई अक्सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस चीज को नोटिस करा जाता है। इस चीज को आप अपने कैलकुलेशन से भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बीते 10 वर्षों में, नियर अबाउट लास्ट 10 इयर्स में यूपीएससी ने, अगर हम ऑन एन एवरेज भी कैलकुलेट करें तो प्रश्नों की संख्या जो भूगोल और पर्यावरण से रही है, अर्थात जो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से प्रश्नों की संख्या रही है, यह रही है लगभग 30 से 35 प्रश्न। अर्थात हर वर्ष यूपीएससी 30 से 35 प्रश्न पूछा करती है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से। अब जरा इस बात को इमेजिन करें कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अगर आपका भूगोल वैकल्पिक विषय है, तो नियर अबाउट, अगर मैं कहूं ब्रॉडर सेंस में भी अगर हम चर्चा करें तो नियर अबाउट डियर 5 to 6 मंथ, 5 से 6 माह जो है आप लगभग आप पढ़ते हैं भूगोल को, और इसकी गहराई भी खासा रहती है, इसमें डेप्थ भी बहुत ज्यादा रहती है। यानी कि मैं इस कंक्लूजन को तो ड्रॉ कर सकता हूं कि अगर आप लगभग 5 माह भी हम मान ले एवरेज तैयारी करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की, तो आप इमेजिन करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे अच्छा इंपैक्ट होता है दैट आपको जो 30 से 35 प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है फिलहाल ज्योग्राफी से और एनवायरनमेंट से कलेक्टिवली, ये आपके लिए बेहद ही आसान होंगे, बेहद ही इजी होंगे और आप आसानी से इनका उत्तर भी बना पाएंगे। कारण, जिन चीजों को जीएस में स्टूडेंट जो है वो सतही तौर पर सुपरफिशियली पढ़कर आगे बढ़ता है, लेकिन यूपीएससी उन प्रश्नों पर या फिर उन टॉपिक्स पर गहराई की एक्सपेक्टेशन रखती है, ये उम्मीद रखती है कि आपका इन डेप्थ एनालिसिस हो उन टॉपिक्स पे, वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड थिंग, मेक श्योर कि इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस बात से सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तो ये ड्रॉ होता है दैट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ये यूपीएससी के प्री को क्वालिफाई करने की गारंटी होता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि प्री क्लियर हो तो आपके लिए सबसे पहला टास्क तो यह होना चाहिए कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो, अच्छा आपको नॉलेज हो। सेकेंड थिंग, जो अक्सर ऑप्शनल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में देखा जाता है वो ये है कि भाई किसी एक सब्जेक्ट को, एक ही विषय को बहुत लंबे समय तक पढ़ने पर कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट हमारे लिए लिथार्जिक हो जाता है। कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट हमारे लिए, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो मोनोटोनस या बोरिंग होने लगता है। यहां मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा, इस बात पर थोड़ा फोकस कराना चाहूंगा आपको कि ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट या मैं कहूं भूगोल वैकल्पिक जो सब्जेक्ट है, इसके लिए कहा जाता है डियर ये ऑप्शनल सबसे ज्यादा रोचक ऑप्शनल है। अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। इस ऑप्शनल के सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें
तो आप कुछ चीजों को नोटिस कर पाएंगे। जैसे आप कुछ सब्जेक्टों को जरा, कुछ विषयों को जरा अंदर से निकालकर स्पष्ट तौर पर उन्हें समझने का प्रयास करें, तो इसमें आपको एक सब्जेक्ट दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स, इसे भू राजनीति भी कहा जाता है। यह सब्जेक्ट आप पाएंगे कि आज के समय इंटरनेशनल रिलेशन का आधार है। अर्थात अगर आपका जियोपॉलिटिक्स स्ट्रांग है, एक शब्द कहा जाता है एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज बेस्ड अपॉन सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी प्रकार का संबंध जो है वो किसी ना किसी प्रकार के मतलब या इंटरेस्ट पर आधारित होता है। अब इस बात को समझें कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो उस इंटरनेशनल रिलेशन में रिलेशन का आधार क्या है। वाई चाइना एंड इंडिया, क्यों भारत और चीन कभी बहुत अच्छे मित्र नहीं हो सकते। क्यों कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर यूएसएसआर सक्सेसफुल होता तो आज हमारी रशिया के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ना होती। क्या रीजन है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का आधार हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का बेस है, ये वास्तविकता में आपको जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। अगर आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट लेते हैं तो एक लंबे समय अंतराल में, एक लार्जर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपके पास एक फ्रेम तैयार होता है विश्व की राजनीति का, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का। अब चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन हो या फिर यूएस का किस प्रकार से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ चलने वाला एक हिडन रिलेशन हो। आने वाले समय में कैसे जलवायु परिवर्तन, कैसे क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड की न्यू पॉलिटिक्स लिखने वाला है, नए मित्र और नए शत्रुओं का निर्माण होने वाला है। इन चीजों को आप भू राजनीति में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सारी चीजें ट्रिगर होती हैं। इंटरेस्टिंग है इन चीजों को समझना। साथ ही आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि एक राजनीतिक भूगोल के नाम से, राजनीतिक भूगोल के नाम से आपको एक अलग सेक्शन दिखाई पड़ता है और यह सेक्शन डायरेक्टली लिंक्ड होता है इंडिया के साथ। आप देखेंगे कि इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे ड्रॉ होते हैं और ये चीजें यहां तक लिमिटेड नहीं हैं। आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस, जैसे अगर मैं चर्चा करूं एक सुपरफिशियल मैनर में भी हम देखें तो आपको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी, जीव भूगोल जिसे कहा जाता है, इसके रूप में वर्ल्ड में जितने भी टाइप की स्पीशीज हैं उनका वितरण कैसे है, कैसे एक स्पीशी एक ही स्थान पर पाई जाती है बट उसका इंपैक्ट अलग अलग प्लेसेस पर होता है, कैसे हम केवल और केवल एक स्पीशी को, एक जीव को एक परितंत्र से, एक इकोसिस्टम से अगर हटा दें तो मास डिस्ट्रक्शन होता है। आपने सुना होगा 8 वुल्फ थ्योरी के बारे में, जहां यह बताया गया कि येलोस्टोन नेशनल पार्क से केवल और केवल कुछ भेड़ियों को हटा लेने से 20 वर्ष के अंदर येलोस्टोन नेशनल पार्क एक बंजर भूमि में बदल गया था। इवन जो रेनफॉल का पैटर्न था, जो वर्षा का पैटर्न था, वह तक उस स्थान में बदल गया और नदियों ने बहना तक बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उस इकोसिस्टम में से भेड़ियों को हटाकर। क्या डेविस्टेशन होता है, क्या मास डिस्ट्रक्शन होता है किसी प्रजाति के विलुप्त हो जाने पर। क्या रीजन है कि वर्ल्ड आज के समय कुछ जीवों को बचाने के लिए थाउजेंड ऑफ बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर खर्च करने के लिए विवश है, ताकि केवल और केवल हम कुछ टॉप लेवल प्रीडिएटर या कुछ शिकारियों को बचा सके जंगलों से। रीजन सिंपल है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। अगर हम चाहते हैं कि विश्व में ह्यूमन की तरह कंटिन्यू रहे तो उसके लिए फॉरेस्ट का बचा रहना जरूरी है। और फॉरेस्ट कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वहां की कीस्टोन प्रजातियां, या मैं कहूं वो स्पीशीज जो उस इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखती हैं, वो जीवित रहें। अर्थात इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जितनी आसान आपको दिखाई पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस के साथ ये मैनेज होती है। अगर आप इन चीजों को समझते हैं, इन चीजों को जानते हैं, तो प्राइमरली इसका इफेक्ट तो आपको दिखाई देता है आपके
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके जो आंसर्स हैं, आपके जो उत्तर हैं, ये नेक्स्ट लेवल पर होते हैं। रीजन कि आप जब तैयारी करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो इसमें गहराई से उतरकर उन डायमेंशंस को समझा जाता है। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आपने सहज रूप से देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने सहज रूप से देखा होगा कि भाई IUCN स्टेटस पूछा जाता है। लेकिन आप जब ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब आप ये समझते हैं कि क्या रीजन है कि सेबर टूथ से निकली हुई दो जीव, एक कैट और एक डॉग, डॉग्स आज आपको डोमेस्टिकेटेड दिखाई देंगे, बिग कैट्स आपको डोमेस्टिकेटेड ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। रीजन क्या है, इसका क्लाइमेटिक इंपैक्ट क्या है, क्या रीजन है कि एक ही हैबिटेट होने के बाद भी, आसपास रहने के बाद भी, एक स्थान पर टाइगर तो दूसरे स्थान पर आपको लायन मिलेगा, बाघ और शेर एक साथ एक ही इकोसिस्टम में सहज रूप से दिखाई नहीं देंगे। क्या रीजन है कि टाइगर्स की 9 वैरायटीज आपको वर्ल्ड में मिलेंगी बट लायन की सिर्फ और सिर्फ 2, इवन इफेक्टिवली कहें तो एक ही प्रजाति। एक राइनो आपको अफ्रीका में दिखाई देगा और आपको एक राइनो जवाइन और सुमात्राइन एरिया में दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से आप पाएंगे कि यह अफ्रीका का एरिया है, और अगर हम देखें तो अफ्रीका के इस पोर्शन से ही लगा हुआ हमें दक्षिण अमेरिका दिखाई पड़ता है, और इसी तरीके से आपको यहां पर दिखाई पड़ता है हमारा ग्रेट इंडिया, और ये इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया। सारे ही जो स्थल भाग थे समय के साथ अलग अलग दिशा में मूव करे हैं, इनका विस्थापन हुआ है, और इनके इसी मूवमेंट के कारण आपको स्पेशल बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में भिन्न जरूर है, अपने आप में अलग जरूर है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड इन नेचर। ये नेचर में एक दूसरे से हाईली कनेक्टेड हैं। अब इस प्रकार की जो बायोडायवर्सिटी है, इस प्रकार के जो तथ्य हैं, वो आपको ना केवल समझने में रोचक बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। आपको राइनो जो इस प्लेस में दिखता है, उसी का मिलता जुलता रिश्तेदार, एक मिलता जुलता रूप भारत में देखने को मिलेगा। इसी का एक छोटा रूप आपको जावा सुमात्रा में दिखाई देगा। कैसे ये स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे एक स्थान से, एक एरिया से स्पीशीज का माइग्रेशन पूरे एरिया के इकोसिस्टम को बदल कर रख देता है। अगर मैं आपसे सिंपल सी एक लाइन कहूं तो ये स्टेटमेंट काफी फेमस है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, दैट स्पीशीज का चेंज होना उस एरिया की पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन को बदल कर रख देता है। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई जीव या प्रजाति चेंज होती है, उसमें कोई अनुकूलन आता है, तो उसका इफेक्ट आपको पूरे इकोसिस्टम पर देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें आप जीव भूगोल में पढ़ते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ दिस, और ये बताने का आशय ये है कि आप समझें दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल इज अ ऑप्शनल, जो आपके प्री में भी आपका असिस्टेंस देने वाला है। नो डाउट कि इसका मेंस में हाई इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ये डोमिनेट करता है, और नो डाउट ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यूपीएससी के मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ये पेरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि ये वो सब्जेक्ट है जो अदर सब्जेक्ट्स को जन्म देता है। अगर आप इसे इंटरेस्टिंग मैनर में, एक ऐसे मैनर में जिससे ना केवल चीजें आपको समझ में आए, बल्कि आप उन चीजों को प्रैक्टिकली फील कर पाएं, जिससे आपके आंसर में एक एक्स्ट्रा एज मिले आपको, तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, दैट ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपके लिए ओपन है। 15 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख से क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगी, और आपको जब भी इन क्लासेस को ज्वाइन करना है, याद रखिए आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। इस कोड का यूज करते हुए अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मिनिमम कॉस्ट अवेलेबल होगा, और आप इजीली सारी सुविधाओं के साथ हमारे इन बैचेस का पार्ट बन पाएंगे। अक्टूबर का माह एक ऐसा समय है जहां से तैयारी करने पर आप अभी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल को पूरा कवर कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल आपके लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, दैट प्री के लिए भी एक रॉक सॉलिड बेस क्रिएट करेगा। इस उम्मीद के साथ कि डियर, मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट
आपकी इस पूरी जर्नी को एक नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जो आपको आने वाले समय में असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, नॉट ओनली टू क्लियर बट टू फुलफिल योर ड्रीम्स एज वेल। इस उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।